हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड। हम मेडिकल फील्ड में और कृषि के फील्ड में उसके क्या अनुप्रयोग हैं वो अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है। ट्रांसजेनिक एनिमल माने कि पारजीवी जंतु। तो पारजीवी माने पार माने दूसरे का और जन माने जीन जिसमें उपस्थित हो उस जंतु को कहा जाएगा पारजीवी। पारजीनी माने दूसरे का जीन उसमें उपस्थित हो उन जंतुओं को क्या कहा जाता है? पारजीनी जंतु कहा जाता है। तो जैव तकनीक के द्वारा विकसित जीव जो अपने जीनोम में, ध्यान से सुनिएगा, जैव तकनीक के द्वारा विकसित जीव जो अपने जीनोम में क्रियात्मक बाह्य जीन यानी फंक्शनल फॉरेन डीएनए धारण करते हैं या फॉरेन जीन धारण करते हैं, उन जंतुओं को कहा जाता है पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल। माने ऐसे एनिमल जिनके जीनोम में किसी दूसरे जीव के जीनोम जो हैं वो उसमें उपस्थित हैं या दूसरे जीव के जीनोम को वो धारण करते हैं और उन जीनोम के लक्षण को, माने दूसरे जीव के जीन जो डाले गए हैं उसके लक्षण उस जंतु में दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वो जंतु कहलाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल या पारजीवी जंतु या पारजीवी जंतु। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पारजीवी भी इसी को कहेंगे और पारजीवी भी इसी को कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल भी इसी को कहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जिस जीव में बाह्य जीन, कोई भी फंक्शनल बाह्य जीन उपस्थित है या फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन उपस्थित है, वो जीव कहलाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल या पारजीवी जंतु या पारजीवी जंतु। तो सबसे पहला तथा सबसे अधिक 95% के लगभग जो पारजीवी या जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं वो हैं रैट, है ना। तो रैट क्या है? चूहे, जिन पर सबसे अधिक प्रयोग किया गया है बाहरी जीन को प्रवेश कराकर, विभिन्न मानव के जीनों को प्रवेश कराकर उनके लक्षणों को डेवलप किया गया है और पारजीवी जंतु बनाया गया है रैट में। तो मनुष्य के ग्रोथ हार्मोन के जीन को प्रवेश करवाया गया था किसमें? चूहों में। मनुष्य के ग्रोथ हार्मोन को सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन के जिम्मेदार जीन को चूहों में प्रवेश कराया गया और उसमें से ग्रोथ हार्मोन को प्राप्त किया गया, है ना। और ग्रोथ हार्मोन क्या है? फिर जिनकी वृद्धि नहीं हो रही है उनमें माने प्रयोग किया जा सकता है थेरेपी की यूज़ में। तो ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग सबसे पहले चूहों पर किया गया और उसके जीन को चूहों में डाला गया और उसके लक्षणों को फिर देखा गया। तो चूहे, खरगोश, भेड़, गाय, मछलियाँ, सुअर आदि पारजीवी जंतुओं के कई उदाहरण हैं। तो आखिर हम पारजीवी जंतु बनाते क्यों हैं? माने कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसके कारण हम पारजीवी जंतु या पारजीवी जंतुओं को बनाते हैं? तो कई उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। सबसे प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला उद्देश्य है सामान्य कारिकी व विकास, यानी टू स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी जीव की सामान्य कारिकी और उसके विकास के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से जीवों में कुछ जीवों में अन्य जीन को प्रवेश कराकर उनका अध्ययन किया जाता है। माने कोई भी जीव के जीन का फंक्शन क्या होता है और किस तरह से जीन कार्य करता है उसका अध्ययन करना। दूसरा है रोगों का अध्ययन करना। तो रोगों माने विभिन्न रोगों का स्टडी करने के लिए, जैसे किसी भी रोग का जीन को है किसी जीव में प्रवेश करा दिया जाता है, फिर उसके लक्षणों को देखा जाता है उसमें, और जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उस आधार पर थेरेपी या मेडिसिन दी जाती है। तो रोगों का अध्ययन करने के लिए भी इसका पारजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है और उसके बाद है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यानी जैविक उत्पाद। कुछ जैविक उत्पाद जो माने शरीर में प्राप्त होते हैं या बनते हैं, वही मेडिसिनल उनकी वैल्यू होती है, उनको ही थेरेपी में यूज़ किया जाता है ना। तो उन प्रोडक्ट्स को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए भी पारजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है, या पोषण मान में वृद्धि करने के लिए भी इस तरह से पारजीवी जंतुओं को उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए काऊ है या गाय है, तो गाय जो दूध देती है वो सामान्य से अधिक दे और उसका पोषण मान भी अधिक हो, तो उस तरह की गाय का विकास किया जाना और उसके द्वारा प्रोडक्ट को प्राप्त करना। तो जैविक उत्पाद की प्राप्ति, जैसे मछलियों में अधिक ग्रोथ करने मछलियाँ में ग्रोथ हार्मोन को प्रवेश करा दिया जाएगा तो अधिक बड़ी साइज़ की मछलियाँ प्राप्त होंगी, तो व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। उसी तरह से सुअर में ट्रांसजेनिक माने विभिन्न जीन को, ह्यूमन के जीन को प्रवेश कराकर उनके अंगों को सामान्य मनुष्य के अंगों की तरह बनाया जा रहा है और उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या अंग प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से विभिन्न जैविक उत्पाद जो हैं वो उसके उद्देश्य से ट्रांसजीनी या पारजीवी जंतुओं का उपयोग किया जा रहा है या ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण किया जा रहा है।
और मुख्य है एक और है वैक्सीन की सुरक्षा, वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन्स का निर्माण जो किया जाता है वो सीधे सीधे मनुष्यों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया जाता है। और उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में मनुष्यों के जीन को चूहों में मान लीजिए प्रवेश करा दिए हैं, अब उनमें जो वैक्सीन का असर हमको देखना है, उस वैक्सीन को चूहों में प्रवेश कराकर उसका असर जो है हम देख सकते हैं। साथ ही साथ रासायनिक सुरक्षा, कोई भी दवाई का प्रयोग या मेडिसिनल कोई भी दवाई या ड्रग्स का प्रयोग का उसका भी परीक्षण जो है वो पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किया जाता है, और उसमें यदि सक्सेसफुल होता है तो वो फिर वो दवाइयों को फिर आगे बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के, सामान्य कार्यकी व विकास में, रोगों के अध्ययन में, वैक्सीन सुरक्षा में, जैविक उत्पाद में, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में। तो इनका एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य कार्यकी व विकास, सामान्य कार्यकी यानी कि जनरल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी जीव के फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के अंतर्गत माने ये किस पर डिपेंड करते हैं, जीन पर डिपेंड करते हैं। तो जीन्स का नियंत्रण किस तरह से होता है, यानी जीन की कार्य विधि जो होती है वो कैसी होती है, उनके फंक्शंस के प्रभाव का शरीर पर अध्ययन किया जाता है। माने शरीर पर जीन के नियंत्रण और उनके प्रभाव का, जीन किस तरह से कार्य करता है उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल के माध्यम से। तो उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक जीन है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जीन। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो ह्यूमन की बॉडी में क्या करता है कि वो नॉर्मल, इसका फंक्शन है कि सामान्य वृद्धि को, चाहे वो बाल की वृद्धि हो, चाहे हाइट हो, शरीर की वृद्धि हो, उसको प्रभावित करता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और एक विशेष प्रकार के जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो उस जीन को कहेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन। अब इस जीन को कोई भी ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिए चूहे में प्रवेश करा दे रहे हैं, है ना, मान लीजिए किसी चूहे में प्रवेश कराया जा रहा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जीन को प्रवेश करा दिया गया। तो अब ये ऑर्गेनिज्म, ये जीव जो है वो किसको धारण कर लिया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जीन को धारण किया हुआ है, इसलिए वो कैसा एनिमल बन गया, ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया। अब इस ट्रांसजेनिक एनिमल में सामान्य इस जीन के फंक्शन का स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी एक एलियन जीन प्रवेश कराया जाता है, और वो जीन जो है वो इस जीन को, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जीन को साइलेंस कर देता है ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, जीन साइलेंट हो जाएगा, और जीन साइलेंट हो जाने पर क्या होगा कि उसकी लक्षण प्रभावित होंगे। तो यदि नॉर्मल रूप से ट्रांसजेनिक एनिमल है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर प्रवेश किया है उसका जीन, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या होगा, ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगा, माने बाल की वृद्धि अच्छी होगी, उसकी हाइट अच्छी होगी, उसका साइज़ बड़ा होगा, सब कुछ नॉर्मल से अच्छा उसमें वृद्धि होगा, है ना। लेकिन आगे की ओर यदि कोई एलियन जीन उसमें प्रवेश करा दिया जा रहा है तो ये जीन क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, और जीन के साइलेंस हो जाने से इसकी क्रियाविधि जो है वो प्रभावित हो जाएगी, और इसके द्वारा जो लक्षण जो सामान्य से अधिक हमको प्राप्त होते थे वो नहीं प्राप्त होकर कुछ लक्षणों में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इस जीन के प्रवेश कराते ही इसमें क्या हो गया, बालों की लंबाई बहुत अधिक बढ़ गई और हाइट भी अधिक बढ़ गई, ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन जीन को साइलेंस करने के बाद हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, हाइट तो नॉर्मल थी जैसे होना चाहिए था, लेकिन उसके बाल जो है उस पर शरीर पर बहुत कम थे, उस पर बाल कम थे, है ना, बाल कम हो गए। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जीन है वो किसके लिए जिम्मेदार है, टोटल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार ना होकर किस विशेष चीज़ के लिए जिम्मेदार है, बालों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो इस जीन का फंक्शन हमको इस ट्रांसजेनिक एनिमल पर प्रयोग करके देख सकते हैं, जीन का फंक्शन क्या है ना। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये एलियन जीन का प्रवेश कराकर इस जीन के हम प्रभाव को देख सकते हैं, किस पर, ट्रांसजेनिक एनिमल की बॉडी में प्रयोग करके देख सकते हैं कि इस जीन का फंक्शन क्या है। रोगों का अध्ययन करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल ज़्यादातर चूहे होते हैं। मान लीजिए कोई रोग का अध्ययन करना है ट्रांसजेनिक एनिमल के माध्यम से, तो क्या करते हैं, कोई भी रोग का जीन को, जैसे मान लीजिए कैंसर का जीन है, उसको चूहों में प्रयोग करा दिया जा रहा है, फिर वो चूहे क्या हो जाएंगे, ट्रांसजेनिक चूहे हो जाएंगे या माइस ट्रांसजेनिक हो जाएंगे। अब इनमें क्या हो जाएगा, कैंसर उत्पन्न हो जाएगा और उनमें कैंसर के लक्षण दिखाई पड़ने लगेंगे। तो इनमें रोगों का अध्ययन किस तरह से किया जाता है कि इनमें विभिन्न उपचार
की विधियों को डालकर देखा जाता है, विभिन्न ड्रग्स को, विभिन्न मेडिसिन को देकर, विभिन्न थेरेपीज़ को एक साथ देकर देखा जाता है कि कौन सी थेरेपी जो है वो ज़्यादा कारगर है। बारी बारी से प्रयोग करके देखा जाता है और जिससे भी ये कैंसर के सिम्टम कम हो रहे हैं उसको फिर यूज़ किया जाता है लक्षण उपचार के लिए, है ना। तो इफेक्ट ऑफ मेडिसिन यानी दवाई के प्रभाव का इनमें परीक्षण देखा जाता है और इलाज के प्रभाव का, और कौन सा इलाज बेहतर है उस बेटर थेरेपी को फिर दिया जाता है बेहतर चिकित्सा के रूप में, है ना। तो ये हो गया रोगों के अध्ययन के लिए। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल के माध्यम से विभिन्न न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का या बेटर थेरेपी के लिए दवाइयों के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जा रहा है या निर्माण इसके द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है एक ह्यूमन प्रोटीन जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? इसको एम्फाइसीमा नामक बीमारी के लिए उपचार में प्रयोग किया जाता है और ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना। शरीर के भीतर में बनता है, एक विशेष प्रकार के जीन के द्वारा इस प्रोटीन का निर्माण होता है जो किसके लिए इलाज में काम आता है? एम्फाइसीमा के इलाज में काम आता है, जो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, इस रोग के लक्षण क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उनकी बॉडी में कम हो जाती है। यदि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन दे दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होने लगती है। तो इस प्रोटीन के लिए जिम्मेदार जो जीन होता है उस जीन को निकालकर किसी ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिए चूहे में प्रवेश करा देते हैं और इस चूहे को ट्रांसजेनिक बना दिया गया। इसके अंदर कौन सा जीन उपस्थित है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का जीन उपस्थित है। तो ये जीन कौन सा प्रोटीन बनाने लगेगा? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन बनाने लगेगा। तो इस तरह से बहुत सारे चूहों में प्रवेश कराकर इनके द्वारा इस प्रोटीन का निर्माण किया जा रहा है और इस प्रोटीन को फिर थेरेपी के लिए यूज़ किया जा रहा है, दवाइयों के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो इसी तरह से और PKU यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए भी जिम्मेदार जीन को ट्रांसजेनिक एनिमल में प्रवेश कराकर इसके लिए जो जरूरी एमिनो एसिड है उसको प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी इसी तरह का प्रयोग किया जा रहा है। किसके माध्यम से? ट्रांसजेनिक एनिमल के माध्यम से या पारजीनी जंतुओं के माध्यम से। यानी जो प्रोटीन के लिए जिम्मेदार जीन है उसको चूहों में या किसी प्रकार के जीवों में प्रवेश करा दिया जाता है और उसके जीन जब उस जीव में उपस्थित हैं तो उसके प्रोटीन बनाने लगेंगे। अब उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके हम दवाइयों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और, जैसे 1997 में निर्माण किया गया एक गाय का, ट्रांसजेनिक गाय का निर्माण किया गया था, रोजी। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ का निर्माण किया गया था और वो है रोजी, उसका नाम था। ये इसके द्वारा जो उत्पन्न दूध था उसमें एक विशेष प्रकार के ह्यूमन प्रोटीन का उत्पन्न करने वाले अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, इस प्रोटीन के जीन को उसमें प्रवेश कराकर इस ट्रांसजेनिक एनिमल को, काऊ को बनाया गया था। कौन सा प्रोटीन? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन है? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ये अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन में 2.4 ग्राम पर लीटर जो होता है, 1 लीटर के दूध में इतने ग्राम के जो ये प्रोटीन होता है वो उपस्थित होता है। ये प्रोटीन जो होता है वो किसके लिए बहुत जिम्मेदार है? बेबीज़ के लिए, है ना। मदर मिल्क में जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसी प्रोटीन के जीन को रोजी गाय में डाल दिया गया और रोजी गाय के दूध में अब ये एल्बुमिन उपस्थित था, ये लैक्टोल्ब्यूमिन, और ये लैक्टोल्ब्यूमिन का मात्रा कितना था? 2.4 ग्राम पर लीटर, यानी कि उसकी पोषण मान बहुत अधिक है सामान्य से। तो ये सामान्य गाय के दूध को पिलाने की अपेक्षा रोजी के दूध को पिलाना, माने इस प्रकार से इस जीन को डालकर ट्रांसजेनिक एनिमल से जो दूध प्राप्त किया गया वो अधिक न्यूट्रिशनल वैल्यू था उसका और वो बेबीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरह से इनके जीन को, लैक्टोल्ब्यूमिन के जीन को निकालकर शीप और गोट में भी प्रयोग किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि रोजी ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण कब किया गया, इससे कौन से प्रोटीन का निर्माण किया गया, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना था, ये सब जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। वैक्सीन सेफ्टी, तो वैक्सीन का निर्माण जो होता है वो विभिन्न RDNA टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्माण किया जाता है और इन वैक्सीन्स को सीधे मानवों में प्रयोग नहीं कर पहले क्या करते हैं, उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं और फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर इन वैक्सीन्स को परीक्षण करके देखा जाता है। वैक्सीन का यदि असर सही तरीके से हो रहा है उन चूहों पर या कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल पर, तब उसको फिर ह्यूमन बींग्स में प्रयोग किया जाता है। तो ये वैक्सीन
सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मेडिसिन सेफ्टी यानी कोई भी रासायनिक पदार्थ की जो प्रयोग मनुष्यों में किया जाएगा उसको पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में प्रयोग करके दिया जाएगा, देखा जाएगा उसकी सेंसिटिविटी को, कोई भी ड्रग्स की सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है। माने संवेदनशीलता, कोई भी रासायनिक पदार्थ के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको टेस्ट किया जाता है। पहले किस पर किया जाता है? पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर किया जाता है और उसके बाद फिर ह्यूमन बींग्स पर उसको प्रयोग किया जाता है। तो ये वैक्सीन सेफ्टी और मेडिसिन सेफ्टी भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं और इनके उद्देश्य से भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया जाता है। तो विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों से, अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाए जाते हैं। आखिर किस विधि से बनाया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल, उसकी प्रोडक्शन की विधि किस तरह से होती है, किस तरह से बनाए जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, एक बनाने की सामान्य विधि बताते हैं हम। जैसे मेल रैट है एक और फीमेल रैट है, दोनों की क्रॉसिंग करने पर जो प्रो न्यूक्लियर स्टेज होता है, जाइगोट, उनमें दोनों के न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, लेकिन फीमेल के एग को आइसोलेट कर, माने एग को निकाला जाता है, उसके फीमेल के एग को निकाला जाता है दोनों की क्रॉसिंग से, जो प्रो न्यूक्लियर स्टेज होता है। और उसके बाद उस प्रो न्यूक्लियर स्टेज में दोनों के न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, लेकिन मेल का न्यूक्लियस जो है वो फीमेल के ओवा में प्रवेश कर चुका है और दोनों के माने ओवा के साइटोप्लाज्म में दोनों न्यूक्लियस उपस्थित हैं। इस स्टेज को कहा जाता है प्रो न्यूक्लियर स्टेज। तो अब फीमेल गोट के गर्भाशय से, माने फीमेल गोट के ओवरी से इस यूटेरस को, इसको निकाल लिया जाता है, प्रो न्यूक्लियर स्टेज को निकाल लिया जाता है जिसमें दोनों के न्यूक्लियस हैं। अब इस मेल प्रो न्यूक्लियाई में क्या करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन मेथड के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के हम प्रोसेस में देख चुके हैं माइक्रो इंजेक्शन क्या है। डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को इसमें प्रवेश करा दिया जाता है। तो जिस तरह के लक्षण हमको चाहिए उसके जीन को बैक्टीरियल प्लाज्मिड में जोड़कर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर चुके हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन मेथड से मेल के प्रो न्यूक्लियाई में डायरेक्ट इसको प्रवेश करा दे रहे हैं। तो अब ये मेल का प्रो न्यूक्लियाई जिसमें कौन सा जीन उपस्थित है? जो हमारा डिजायर्ड जीन उपस्थित है, जैसा लक्षण हम चाहते हैं वो वाला जीन इस पर उपस्थित है। तो ये जीन, आप दोनों के न्यूक्लियस आपस में, प्रो न्यूक्लियाई आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे। अब इस जाइगोट को क्या करते हैं? एक दूसरी, माने चूहे में, एक दूसरे चूहे में जो सरोगेसी का कार्य करेगा, सरोगेट का कार्य करेगा, मतलब इसका जाइगोट या इसका एम्ब्रियो नहीं है इस चूहे का, लेकिन इस चूहे से, इस फीमेल चूहे के एम्ब्रियो को निकालकर किसमें कर दे रहे हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें इच्छित डिजायर्ड जीन को प्रवेश करा दिया गया है। और अब इस जाइगोट को जो एम्ब्रियो बनने के लिए तैयार है, इसका डिवीजन के लिए, क्लीवेज के लिए तैयार है, अब उसको किस में प्रवेश करा दिया जा रहा है? दूसरे चूहे के गर्भाशय में उसको, या ओविडक्ट में प्रवेश करा दिया जाता है। तो दूसरे चूहे के ओविडक्ट में प्रवेश कराते ही वो लगकर फिर उसमें से नया ट्रांसजेनिक माइस जो है वो डेवलप होता है ना। तो इस तरह से दो, माने डिजायर्ड जीन को हम किस तरह से मेल प्रो न्यूक्लियाई में प्रवेश कराते हैं, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट को एक दूसरे चूहे में प्रवेश कराते हैं उसके ओविडक्ट में, फिर उसमें नॉर्मल तरीके से उसके भ्रूण का विकास होता है और नया ट्रांसजेनिक माइस का विकास हो जाता है। अब ये जो चूहा बना है ट्रांसजेनिक चूहा, उसमें हमारा इच्छित जीन उपस्थित है ना। अब इस चूहे पर हम जो भी प्रयोग करना चाहें, जैसे मान लीजिए हम कैंसर का जीन इसमें प्रयोग कराए हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ये जो ट्रांसजेनिक चूहा बना होगा इसमें क्या होगा? कैंसर कॉज होगा, है ना, कैंसर हो जाएगा और इसमें लक्षण कैंसर के दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें ऐसा एनिमल जिसमें दूसरे जीव के डीएनए उपस्थित है या जीन उपस्थित है, कोई भी फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन उपस्थित है, वो जीव कहलाता है, वो एनिमल कहलाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल अलग अलग उद्देश्यों से बनाए जाते हैं और उनसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की प्राप्ति भी की जा सकती है, मेडिसिन सेफ्टी के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही साथ उनको मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले प्रोडक्ट की प्राप्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। नए जीन के कार्यों के बारे में ज्ञान करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है। जैव डकैती या बायोपायरेसी क्या है? एक और छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है,
बायोपायरेसी और बायो पेटेंट, है ना। विभिन्न आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया जा रहा है। एक जीव के जीन को दूसरे जीव में प्रवेश कराकर नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति की जा रही है। इस तरह से जैव संपदाओं का नई तकनीकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जा रहे हैं। तो इनके लिए भी कोई नियम होना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए इस तरह की माने कुछ बिल जो है वो पास किए गए हैं। एक असो बिल, बायो पेटेंट और बायोपायरेसी। तो दो शब्द और आता है। बायोपायरेसी क्या है? तो किसी भी देश की जैविक संपदा का दूसरे देश या व्यक्ति या संस्था के द्वारा बिना अनुमति के उपयोग करना। माने किसी भी देश का कोई भी संपदा है, उसको कोई दूसरा देश जो है वो उसके बिना अनुमति के प्रयोग कर रहा है, तो वो कहलाएगा बायोपायरेसी या जैव डकैती। विकसित देश जो होते हैं वो विकासशील देशों की जैविक संपदाओं का, माने विकसित देश में की अपेक्षा विकासशील देशों में जैविक संपदाएं के अधिक धनी हैं, वो उनके पास अधिक जैविक संपदाएं हैं, तो उनके जैविक संपदाओं को विकसित देश जो है वो अपनी तकनीकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जैव संपदाओं को दोहन कर रहे हैं और नए नए उत्पादों का और सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी मतलब अनधिकृत रूप से कर रहे हैं, उनको एकाधिकार प्राप्त नहीं है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं, तो वो लीगल नहीं है। तो भारत में जैसे चावल की एग्जाम्पल के लिए 2 लाख प्रजातियां भारत में चावल की पाई जाती हैं। उसमें से बासमती जो कि अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है, उसकी 27 प्रजातियां भारत में हैं। लेकिन 1997 में एक अमेरिकी कंपनी ने क्या किया था, उसका पेटेंट कार्यालय से एक पेटेंट प्राप्त कर लिया था, और वास्तव में वो क्या किस्म था? भारतीय किस्मों से विकसित विकसित ही था। उन्होंने क्या किया था कि यहाँ की जो भारतीय बासमती था उसके अर्धबौनी प्रजाति के साथ में उसका संकरण करा दिया और एक नई किस्म को उत्पन्न किया और उसकी खोज का दावा करने लगे। जबकि यहीं की 2 प्रजातियों को उन्होंने क्या किया? संकरण करा लिया और नई प्रजाति को उत्पादित किया। तो वास्तव में ये दोनों प्रजाति हमारे ही देश के थे, भारत के ही थे, है ना। तो इनके अधिकार में नहीं होना चाहिए, तो इसका विरोध किया गया और बाद में ये पेटेंट बिल को वापस लिया गया और बायोपायरेसी से मतलब बचा दिया गया। बासमती को भारत का ही एकस्व प्राप्त हो गया। उसी तरह से हल्दी और नीम के लिए भी चला था, है ना, कि अमेरिकी कंपनियों ने इसको भी पेटेंट करा लिया था और कोशिश की थी कि इससे उत्पाद और सेवाएं प्राप्त किए माने बनाए जा सके, नए नए प्रयोग कर सकें, लेकिन इनमें उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। यह है बायोपायरेसी, जिसमें किसी भी देश की जैविक संपदा का दुरुपयोग बिना अधिकार के नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति उससे बिना अनुमति के उसके द्वारा उत्पादों और सेवाओं का निर्माण नहीं कर सकता है। बायो पेटेंट क्या है? या जैव एकस्व या जैव एकाधिकार। इसी बायोपायरेसी को रोकने के लिए जैव एकाधिकार या बायो पेटेंट का प्रारंभ किया गया। पेटेंट वास्तव में क्या है? एक कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिल्कुल नई सेवाओं, नई तकनीकों या प्रक्रियाओं या उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। एक कानूनी अधिकार है पेटेंट, जो क्या है? किसी भी नई उत्पाद या नई खोज या नई प्रक्रिया के लिए, नई तकनीक के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, यानी ताकि कोई उसकी नकल ना कर सके। यदि उसको पेटेंट प्राप्त है तो उसका उपयोग कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा संस्था या कोई दूसरा देश जो है उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो इनके मिलने पर व्यक्ति या संस्था उस उत्पाद या प्रक्रिया पर अधिकार प्राप्त कर लेती है, एकाधिकार, और दूसरे के लिए ये गैर कानूनी होगा। कोई भी व्यक्ति ना तो उस प्रक्रिया को अपना सकता है और ना ही उस उत्पाद की नकल कर सकता है और ना उसके प्रोसेस की नकल कर सकता है। तो बायो पेटेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्पाद पेटेंट और दूसरा प्रक्रिया पेटेंट। बायो पेटेंट में उत्पाद पेटेंट क्या होता है? कोई भी उत्पाद की नकल नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई उत्पाद या प्रोडक्ट को बना लिया है, तो उस प्रोडक्ट के प्रति उसका माने एकाधिकार उसको प्राप्त है, तो उसकी नकल कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई संस्था उसको नहीं कर सकता। उसी तरह से प्रोसेस, कोई भी चीज़ को बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर यदि वो पेटेंट ले लिया है या उसकी खोज पर उन्होंने पेटेंट प्राप्त कर ली है, तो उसकी नकल कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई भी दूसरा संस्था नहीं कर सकता। तो ये है बायो पेटेंट। ये शॉर्ट नोट के रूप में आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है शॉर्ट नोट के। कभी बायोपायरेसी पूछ देता है, कभी बायो पेटेंट को पूछ देता है, तो इसको आप लोग को ध्यान से करना चाहिए। इस तरह से इस पूरे चैप्टर में हमने जैव तकनीकी की जो भी सिद्धांत और प्रक्रियाएं थी, माने प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस थे, उनके अनुप्रयोग, हम कृषि को लेकर जो भी अनुप्रयोग किए गए, मेडिसिन्स और थेरेपीज़ को लेकर जो प्रयोग किए गए, वो हम उसके एप्लीकेशंस को देखे हैं। और साथ ही साथ हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है और किन उद्देश्य से किया जा रहा है, उसकी स्टडी हम किए हैं। साथ ही साथ बायोपायरेसी और बायो पेटेंट क्या है। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत
इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं और साथ ही साथ इसमें से ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी बहुत आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये पूरे लेक्चर सीरीज़ में जाकर इस चैप्टर की तैयारी आप कर सकते हैं।